Hello student, this is class 10th science chapter 12 electricity and part 8. In this video the topic is registers in parallel. यानी कि हमको रजिस्टर्स को समांतर क्रम में जोड़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कितना आता है, वो हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे हम जितने भी जोड़ते जाएंगे वो सब ऐड होते रहेंगे। अब अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अब क्या होगा ये हमें देखना है आज। अब देखो इसमें क्या है, मैंने सर्किट लिया हुआ है। सर्किट में मैंने जोड़ी हुई है बैटरी। अब देखो बैटरी का काम सभी को पता है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा यानी कि वोल्टेज बनेगी इसमें कुछ ना कुछ। और देखो इसमें स्विच लगाया हुआ है और यहाँ पे जोड़ा हुआ है जो भी इस यहाँ पर आप लोगों का लाइट बह रही है यानी कि करंट बह रहा है उसको नापने के लिए हमने लगाया है एमीटर। और देखो इससे आगे क्या है, इससे आगे देखो जो हमारे जो रेजिस्टेंस हैं उनको हमने पैरेलल जोड़ा हुआ है। इससे पहले हमने सीरीज में जोड़ा हुआ था, एक के बाद एक सीधे एक ही लाइन में। अब यहां पर हमने पैरेलल जोड़ा हुआ है। यहां पर देखो पहले हमने R1 जोड़ा है, फिर उसी के पैरेलल में R2 जोड़ा हुआ है, फिर उसी के पैरेलल में R3। इसको हम बोलते हैं आप लोगों का पैरेलल यानी कि रजिस्टर्स इन पैरेलल यानी कि रजिस्टर्स का समांतर क्रम। यहां पर एक बात सोचने वाली है कि वोल्ट मीटर को भी यहां पे पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। वोल्ट मीटर क्यों यूज हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। यानी कि यहाँ पे वोल्ट मीटर की एक ही रीडिंग आने वाली है और पूरे सर्किट की रीडिंग होगी। यानी कि अब कहने का मतलब क्या है, यानी कि V अब चेंज नहीं होगा। जो एक V आएगा वही पूरे सर्किट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट में, तो यहाँ पे V तो चेंज नहीं होने वाला। अब देखो हमने वहां क्या पढ़ा था सीरीज वाले में, वहां पे V चेंज हो रहा था, V1 V2 V3 आया था, लेकिन यहाँ पे V कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब जो यहाँ पर देखो इन सबको हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है यानी I की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे हमने जोड़ा है तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जो I है कुछ I यहाँ पे जाएगा यानी कुछ धारा यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पर जाएगी और कुछ यहाँ पे जाएगी। यानी कि I की वैल्यू इस बार चेंज होने वाली है। जो आपकी सीरीज में सेम थी वो अब यहाँ पर चेंज होगी। वहां पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी सीरीज में वो अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी। अब देखो यहाँ पर भी हमको ओम्स लॉ यूज करना है और कोई नई चीज यहाँ पे नहीं है। यहां पर अब देखो जो आपका रेजिस्टेंस R1 में करंट है उसको हमने I1 मान लिया और जो आपका रेजिस्टेंस R2 में जो करंट है उसको हमने I2 मान लिया, और जो आपका R3 में करंट है उसको हमने I3 मान लिया। तो हमें फिर से यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है V इज इक्वल टू IR, और कोई इसमें नई चीज तो है नहीं। अब देखो इससे हम लोग I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे I का फॉर्मूला आ जाएगा, यहां पर I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। अब जो है देखो अगर हमें पूरे सर्किट की धारा निकालनी है यहाँ पर तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि सारी की सारी जो धाराएं हैं इनको जोड़ के जो धारा आएगी वो आपकी पूरे सर्किट की धारा होगी। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके लिए तो V तो कांस्टेंट ही है और R है तुम्हारा R1, तो एक तो आप लोगों का ये बन गया। और इसके लिए I2 क्या है, V अपॉन R2 है। सेम ऐसे हम लोग निकाल देंगे I3 वाला, तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। अब देखो सबको ऐड करना है। यहां पर क्या है, I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R। यानी कि अब क्या करना है हमको, पुट दिस वैल्यू, इसको हम जो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो
पुट दीज वैल्यू ऑन इक्वेशन 1। अगर हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, अब जो है देखो फर्स्ट तो आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पे v अपॉन आर। क्यों? ये खाली आई है, आई इज इक्वल टू है v अपॉन आर, और I1 इज इक्वल टू कितना है v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3। अब देखो यहाँ पे v सब में कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। v 1 अपॉन R1 बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, v से v कैंसिल। अब देखो अब ये कितना रहा है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही है आपका फॉर्मूला। अगर हमको यहाँ पर पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ये आप लोगों का ऐसे निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे अपॉन में है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए। अब हम इसे सर्किट से एक बार ब्लैंक पेज में बना के देखेंगे स्टार्टिंग से, उससे आपकी समझ में और ज्यादा आएगा। रजिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ लेते हैं हम, यानी कि समांतर क्रम में रजिस्टर्स को जोड़ना है हमें। अब देखो इसके लिए सर्किट जो हम बनाएंगे, यहां पर हमने बैटरी लगा दी है। सबसे पहले हमें मालूम है कि जो बड़ी लाइन होती है वो इसमें प्लस की होती है और छोटी वाली नेगेटिव की होती है। यहां पर एक हमने स्विच लगा दिया है ऐसे, और यहां पर हमने जोड़ दिया है एक, जो भी यहाँ पर आई बह रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे करंट बह रहा है उसको नापने के लिए यहाँ पे एमीटर लगा दिया है। मान लो यहाँ पे भी आई बह रहा है, ये है इसका पॉजिटिव पार्ट, ये है इसका नेगेटिव पार्ट एमीटर का। अब देखो अगर हम सर्किट अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ा ऐसे, कुछ ऐसे, फिर हमने सेकंड वाले को जोड़ा इसी के पैरेलल में ऐसे, फिर हमने थर्ड वाले को भी जोड़ दिया इसी के पैरेलल में कुछ ऐसे। यानी कि इन सबको यहाँ पे पैरेलल में हम लोग जोड़ रहे हैं कुछ ऐसे। इसको मान लो हमने R1 मान लिया, इसको R2 और इसको R3। अब देखो यहां तक का तो आई बह रहा था, अब यहाँ पर कुछ आई यहाँ पे जाएगा, कुछ आई यहाँ पे जाएगा और कुछ आई यहाँ पे, यानी कि तीनों जो रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और I3, उन सब के यहाँ पर आई, यानी कि यहाँ पे जो भी करंट बह रहा है वो अलग अलग हो जाएगा सब में, यानी कि यहाँ पे आई चेंज होने वाला है। ये हमने सर्किट को अभी जो है ऐसे पूरा कर दिया है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे वोल्टेज बननी होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, उसको नापने के लिए इसी के पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ दिया है। कुछ इस तरीके से हमने वोल्ट मीटर भी यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज तो चेंज नहीं होने वाली, यहाँ पे जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। ये इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, यानी कि हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आई अब चेंज हो जाएगा। अब देखो हमने सीरीज वाले में क्या पढ़ा था, वहां पर आई चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ वी चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे आई चेंज होगा। इसको हमने मान लिया I1, जो भी यहाँ पे लाइट बह रही है, यानी कि जो भी यहाँ पे करंट बह रहा है उसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया, और यहाँ पर जो भी लाइट बह रही है या फिर जो भी यहाँ पे करंट बह रहा है उसको हमने I3 मान लिया।
अब जो है देखो, अगर यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं, अब हमको यहाँ पे लगाना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। अब हमें इससे निकालना पड़ेगा पहले I, क्योंकि यहाँ पे I चेंज हो रहा है। I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आर, इसी फॉर्मूले से। अब जो है देखो, अगर हमको पूरे सर्किट की अगर जो धारा निकालनी, यानी करंट अगर पूरे सर्किट का निकालना है, तो यहाँ पे सारे जो भी अलग अलग यहाँ पे करंट है सबको जोड़ना पड़ेगा। इनका जो भी आप लोगों का ऐड करने के बाद आएगा वही होगा पूरे सर्किट का करंट। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर हमको पूरा आई अगर निकालना है, टोटल करंट ऑफ सर्किट का अगर निकालना है, तो हमको I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करना पड़ेगा। ये तो उस समय का केस है जब हमने यहाँ पे केवल 3 रेजिस्टेंस जोड़े हैं। अगर हमने यहाँ पे 5 अगर जोड़े होते रेजिस्टेंस, तो हमारा हो जाता I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और लास्ट में प्लस I5। ऐसे ही हमने अगर 100 जोड़े होते तो 100 तक का ऐड होने में रहता लगातार। अब जो है देखो, यहां पर अगर मैं फर्स्ट वाले की का बात कर लूं I1 की वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला है V अपॉन आर। V तो यहाँ पे सेम ही है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए R है R1। ऐसी I2 वाले के लिए हो जाएगा, V तो सबके लिए सेम ही है, वो तो चेंज ही नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा R2। ऐसी I3 वाले के लिए हो जाएगा V अपॉन R3। यानी कि हमको एक तो I की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल दी है V अपॉन आर, तो I की वैल्यू हमको मालूम हो गई, I1 की मालूम हो गई, I2 की और I3 की। तो हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम इसको, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमने सारी वैल्यू रखी, पुट दीज वैल्यूज ऑन इक्वेशन 1। ये सारी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी। I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन आर, तो हमने I की जगह पे लिख दिया V अपॉन आर। ये हो गया V अपॉन R1। I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1। फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा V अपॉन R2। यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2। ऐसी यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R3। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे V सब में कॉमन है, तो हम V को बाहर निकाल सकते हैं। V अपॉन R1, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला निकल चुका है। अब 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां पर ये फॉर्मूला आ चुका है, जो कि है आप लोगों का रजिस्टर से इन पैरेलल। अगर हमने इसका रेजिस्टेंस अगर निकालना है, अगर आपकी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में अगर जोड़े हैं, तो उसमें हमने अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया है। यानी कि हमें एक बात इससे समझ में आ गई, जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब अपॉन में है, यानी कि जोड़ जाड़ के थोड़ा इससे कम आ जाएगा, यानी कि इसका सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम आने वाला है। ऐसी अगर ये 4 होते, तो आप लोगों का मान लो यहाँ पे अगर R1 प्लस R2, यहाँ पे R3 और R4 मान लो हमने 4 जोड़े होते आप लोगों के पैरेलल में, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ये आपके लगातार बढ़ने में रहते। अगर आपके 100 होते तो 100 तक का ही ऐसे ऐड होते रहेंगे, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे लगातार करते करते हो जाएगा प्लस 1 अपॉन R100। ऐसे ही ऐड होते रहेंगे लगातार, 1 अपॉन में ये ऐड होते रहेंगे। अब यानी कि हमारी समझ में कौन सी बात आई, यानी कि एक बात हमारी समझ में आ गई। अगर ये सीरीज में अगर होता तो हो जाता R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि यहां का जो आपका रेजिस्टेंस आता वो यहां पर हाई आ जाता, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हाई आता। ऐसी
अगर ये आपका पैरेलल में अगर है, ये अगर पैरेलल में हमने जोड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है। एक तो खुद ही अपोन में है, फिर सारे इसमें अपोन में है, यानी कि इसमें सर्किट का रेजिस्टेंस कम आने वाला है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जो आपका पैरेलल जो हमने पढ़ा है, जो हमने रजिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।